जय हिंद। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां बेसहाराओं का सहारा बना संविधान आज भी यहां के दृढ़ आदर्शों से मिलती है झलक विवेकानंद महात्मा की। जहां स्वतंत्रता सेनानियों ने पार्लियामेंट्री मोनार्की की बजाय तवज्जो दी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को, जहां कभी वाक स्वतंत्रता का नायक मीडिया आज भटका सा फिर रहा है अपने उद्देश्य से। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारत की आज की स्थिति पहले के मुताबिक बेहतर नहीं हुई। नेपाल जैसा एक छोटा सा देश भी भारत को पिछाड़े हुए है। अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, वायलेंस जैसे कई मुद्दे सामने रखे गए। तो आइए इस प्रेजेंटेशन में हम ये समझने की कोशिश करें किस तरह भारतीय मीडिया की स्थिति दिन ब दिन बेहतर होने की बजाय गर्त की तरफ बढ़ रही है। चलें शुरू करते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये कथन हम आमतौर पर सुनते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको समझा जाए। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे के बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं। इन स्तंभों को विधान, कार्य और न्यायपालिका कहा जाता है। जिस तरह न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है, उनको एक बैलेंस में बना के रखती है, उसी तरह हमारे द्वारा चुने गए राजनेता या हमारी सरकार को एक जिम्मेदार सरकार बनाने में, सरकार या चुने गए राजनेताओं के ऊपर अंकुश लगाने में, उनकी नीतियों को सामने रखकर एक जिम्मेदार सरकार बनाने में मीडिया का बहुत अहम रोल होता है। तो इससे यह साफ हो जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया कितनी जरूरी है, इसका रोल कितना अहम है। वॉल्टर क्रॉन्काइट ने यहां तक भी कह दिया कि मीडिया इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, इट इज डेमोक्रेसी। तो देखा जाए उन्होंने यह साफ किया कि लोकतंत्र मीडिया के दरमियान क्या रिश्ता है। किसी लोकतांत्रिक देश का ढांचा बचाना हो या उसे बेहतर बनाना हो, उसके लिए मीडिया कितना जरूरी है। भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही मीडिया को मजबूत बनाने की और उनको प्रिविलेजेस देने की बात सामने आती है। जर्नलिस्ट आमतौर पर निडर होकर लोगों को हितों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हमने देखे। कहीं टोनगन रीना अरुणाचल प्रदेश के मुद्दों को सारे भारत के सामने रखती हैं, तो कहीं राणा आयूब मुस्लिम माइनॉरिटीज को लेकर, राइट विंग पॉलिटिक्स को लेकर, गुजरात में हुए दंगों को लेकर सारे भारत का पथ प्रदर्शन करती है। रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों को हमने आम तौर पर देखा है सरकार के रिपोर्ट कार्ड्स को हमारे सामने रखते हैं। और दूसरी तरफ इसी निडरता की कुछ पत्रकार बलि भी चढ़ चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें गौरी लंकेश एक नाम सामने आता है। महात्मा गांधी ने कभी इसी चीज को लेकर एक कथन सामने रखा, हमें दिया कि जो प्रेस है, मीडिया है, दैट इज इट इज ओनली ए सर्विस, वो एक सेवा है।
बताए गए पत्रकारों ने हमारे क्रांतिवीरों की सोच को आगे बढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक के केसरी, सुब्रमण्य अय्यर के हिंदू या शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के अमृत बाजार पत्रिका देखने को मिलती थी। पर आज की दौर की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि सरकार पर लगने वाले प्रश्न चिन्ह, इनकी गिनती घटती सी नजर आ रही है। सरकार की नीतियों का विश्लेषण करने की बजाय मीडिया राजनेताओं को प्रमोट करने पर लगा हुआ है। सरकार की कमियों को या उन मुद्दों को छुपाया जाता है जिस पे सरकार कमजोर है, जहां पे उसने काम नहीं किया। ऐसा लगता है कि कुछ पत्रकार, जिनमें सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अंजना कश्यप या रूबिका लियाकत, इन सभी का आपने नाम सुना है, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जर्नलिज्म को शायद मार्केटिंग के साथ समानांतर समझ लिया। इनकी जुबान में, इनके बोलने के लहजे में सरकार के लिए कुछ तरफदारी और बाकी सभी के लिए कुछ तल्खी आम सुनाई देती है। सरकार के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और इस प्रोपेगेंडा को हम प्राथमिक तौर पे 3 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हेट, नफरत। तो इन मीडिया के चैनल्स से लोगों में मौजूद भाईचारे को नफरत में बदल दिया जाता है। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो वहां पे भी किसानों को खालिस्तानी कहकर उनका एक अलग वर्गीकरण कर दिया, जिससे सारे देश में एक नफरत की भावना पैदा हुई। दूसरी ओर जी न्यूज पर आमतौर पर डिबेट चलती है जिसका नाम है ताल ठोक के। वहां पे डिबेट कम और सांप्रदायिकता ज्यादा फैलाई जाती है। ईश्वर अल्लाह में घमासान, मदरसा या अलकायदा के अड्डे, इस तरह के शीर्षक, दैट इज टाइटल्स, इस तरह के टाइटल्स बनाकर सांप्रदायिकता को आग दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों सरकार को एक फटकार लगाई। उन्होंने बोला कि कब तक सरकार अपनी आंखें मूंद कर हेट स्पीच को रोकने के लिए कुछ नहीं करेगी। रमेश थापर और श्रेया सिंघल जैसे केसेस, जैसे लैंडमार्क केसेस में भी ये एस्टेब्लिश हुआ कि हेट स्पीच को रोकना बहुत जरूरी है। अगर आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 153A और 295A ये हथियार हैं, ये कानूनी हथियार हैं जिनसे इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो बावजूद इसके देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ती नजर आ रही है। कहीं हिंदू सिख दंगे देखने को मिल रहे हैं। मीडिया सरकार की निंदा करने की बजाय सरकार को समर्थन देते नजर आ रहा है और कुछ नेताओं को ग्लोरीफाई कर रहा है। ग्लोरिफिकेशन दूसरा पड़ाव है हमारे मीडिया और पॉलिटिक्स के रिश्ते का। एक खास नेता को ग्लोरीफाई किया जाता है, हिंदुत्व को राष्ट्रवाद बनाकर या किसी एक खास सोच को राष्ट्रवाद का पहनावा देकर राष्ट्रहित निर्धारण किया जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे नेशनल सिटीजन रजिस्टर हो या एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, इन सब को एक पॉलिटिकल जामा पहनाकर लोगों तक पहुंचाया जाता है, उनके माइंड वॉश किए जाते हैं और सही खबरों का विचरण रोका जाता है ताकि उनके ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। पीएम साहब के आंबों के शौक को सारा भारत
बड़े शौक से देखता है। क्यों? क्योंकि बाकी की कुछ ऐसी खबरें हैं या ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो शायद भारतीय लोगों के सामने आ जाएं, तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज की इमेज पे क्वेश्चंस उठेंगे। आज भी भारत में अगर स्वच्छ पानी की बात करें तो 3.7% लोग, अगर हमारी जनसंख्या करोड़ों में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1% की भी कीमत कितनी होगी। तो आज भी 3.7% लोग अनइम्प्रूव वाटर सोर्स से पानी ले रहे हैं। 19.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास खुले में शौच करने से कोई निजात नहीं है। 40% लोग ऐसे हैं जो कोयले पे या लकड़ी पे, गोबर या सूखी घास पे अपनी रोटियां सेकने पर मजबूर हैं। उज्ज्वल योजना सरकार बहुत गर्व के साथ सफल बता रही है और मीडिया भी उस सफलता, उस मिथ्या सफलता के ऊपर बड़े बड़े स्पेशल डिबेट्स या स्पेशल बुलेटिन्स दिखा रहा है ग्लोरिफिकेशन के लिए। पर क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी ये मुद्दे हमारे समक्ष हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी नजर से उन्हें बहुत सिस्टमैटिकली परे कर दिया गया। हमें निमंत्रण दिया जाता है महाकाल की नगरी में राम मंदिर बनवाने की सेरेमनीज में, और बहुत सलीके से छुपा लिया जाता है कि 15 साल से लेकर 19 साल के लोगों में कितने लोग शराब पीने लग गए हैं। आंकड़ों की माने तो 1,27,000 ऐसी महिलाएं हैं, यहां कहा जाए ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो 20 साल से कम आयु की हैं और शराब पी रही हैं, और 1.25 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 20 साल की आयु से कम हैं और वो शराब पी रहे हैं। देखिए, 15 साल से कम आयु का हमारे पास कोई भी स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि 15 साल से 20 साल की उम्र में कितने लोग शराब की लत से पीड़ित हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी 5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु की संख्या, अगर इन आंकड़ों की भी बात करें तो ये भी बहुत दर्दनाक है। अगर गिनी इंडेक्स की बात करें, यानी कि वित्तीय असमानता की बात करें, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मालदीव जैसे देश भारत को पीछे छोड़ चुके हैं और भारत अभी भी वित्तीय असमानता से जूझ रहा है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की बात करें तो भारत की स्थिति अनीमिया और चाइल्ड वेस्टिंग को लेकर पहले से भी गंभीर है। पर ऐसी रिपोर्ट्स पर काम करने की बजाय सरकार या नीति आयोग उसे सिरे से ही खारिज कर देते हैं। अगर एनएसएसओ की बात करें तो एक सरकारी संस्था जो कि स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री में शामिल है, एनएसएसओ, जो ये बताता है कि भारतीय अनएम्प्लॉयमेंट की दर बहुत बढ़ चुकी है, नीति आयोग उसे सिरे से खारिज करता है। ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर सरकार द्वारा या नीति आयोग द्वारा शोध करना तो दूर, रिपोर्ट्स को मान्यता ही नहीं मिलती। ज्यादातर मीडिया आज कॉरपोरेट हाउसेस ने खरीद लिया है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार को ही प्रमोट करता है। अगर जी न्यूज की बात करें तो सुभाष चंद्र, न्यूज 18 की बात करें रिलायंस, और हाल ही में एनडीटीवी की बात करें तो अदानी ग्रुप। इन सभी ग्रुप्स का सरकार के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जिससे कहीं ना कहीं सरकार अपना दबदबा इन न्यूज ग्रुप्स, इन न्यूज हाउसेस के ऊपर बनाए हुए है। भारत में रिपोर्टर्स को
धमकाने के मुद्दे भी सामने आते हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, जैसे ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जो कि 2020 में आई थी, ऑटोक्राइजेशन गोज वायरल रिपोर्ट की बात करें, ये सभी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट की बात करें तो ये सब रिपोर्ट्स भारत में जर्नलिज्म के अगेंस्ट हो रहे अत्याचार या सरकार के दबाव को एक सिस्टमैटिक रूप में हमारे सामने रखते हैं। जिम मॉरिसन का एक क्विटेशन आज भारत में लागू होता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि whoever controls the media controls the mind। सरकार किस तरह मीडिया के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर PCI दैट इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सरकारी संस्था है। इसने एक बार अपनी एक सब कमेटी का गठन किया, जिसकी एक रिपोर्ट सामने रखी गई। इस रिपोर्ट को बनाया थगुर्ता और रेड्डी ने। तो इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि किस तरह पेड न्यूज वो न्यूज होती है जिसमें एक एडवर्टीजमेंट को, एक इश्तिहार को खबर का रूप दे दिया जाता है, जिससे लोग उससे अटैच हो जाते हैं, उनको वो चीज पहली नजर में उनकी ध्यान को केंद्रित कर लेती है। तो रेड्डी साहब की रिपोर्ट में यह बताया गया कि किस तरह आज के भारत के दौर में पेड न्यूज जर्नलिज्म को खोखला कर रही है और वो किस तरह हमारे प्रेस के लिए, मीडिया के लिए, देश के लिए और पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आम जनता को किस तरह अपने रास्ते से भटकाया जा रहा है और एक मैनिपुलेशन की जा रही है उनके माइंड्स की। अगर NBSA की बात करें, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की बात करें, BCCC की बात करें, EMMC की बात करें या PCI की खुद की बात करें, तो इन सबको टूथलेस टाइगर तगमा मिल रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन अथॉरिटीज के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे वो इन खराबियों के ऊपर अंकुश लगा सके। BARC, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे हम BARC कहते हैं, इसका एक रेटिंग स्कैम जग जाहिर है। तो आप खुद यहां पे ये अनुमान लगाएं कि मीडिया किस तरह एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। आम खबर से लेकर डिबेट्स तक या स्पेशल बुलेटिन से लेके एग्जिट पोल तक, ये सब ऑडियंस के माइंड फैब्रिकेट करने के काम आते हैं। सच के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है ऑडियंसेस का, नागरिकों का। भारत की छोटी सी छोटी सामाजिक परेशानी में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। देश के जरूरी मुद्दे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से ध्यान को हटा दिया जाता है और राम सेतु की तरफ लगा दिया जाता है, राम मंदिर की तरफ लगा दिया जाता है। अगर सरकार से किसी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो या सरकार की पॉलिसी से इत्तेफाक कोई ना रखे तो वो देशद्रोह है। सेडिशन के चार्जेस में वृद्धि हो रही है, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के क्रिटिक्स के ऊपर, जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच की परखचियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए यहां पर चाइना का एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, चाइना में मीडिया सेंसरशिप बहुत मजबूत है। वो साल के 365 दिन खबरों का विश्लेषण करती हैं, मूल्यांकन करती हैं और सिर्फ वही खबर चाइना के लोगों के सामने पेश होती है जो सरकार के हित में है। सरकार के राजनेताओं को ग्लोरीफाई किया जाता है, उनकी एक इमेज बनाई जाती है ताकि आम लोगों के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। IT सेल इतना मजबूत है चाइना में कि जो पुराने रिवोल्ट्स या कुछ ऐसी घटनाएं
जो सरकार के हित में नहीं है उनको दबा लिया जाता है और आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। टाइनमेन स्क्वायर की अगर बात करें तो हम उसे एक मेजर रिवोल्ट मानते हैं चाइनीज हिस्ट्री में, पर आमतौर पे बहुत जगह पे ये देखने को मिला कि ये इंसिडेंट चाइनीज पीपल एक्सेस नहीं कर पा रहे मीडिया के ऊपर। इसी तरह का दौर हम आज भारतीय मीडिया का भी देख रहे हैं। मीडिया बहुत सेलेक्टिव चीजें दिखा रहा है, बहुत सेलेक्टिव तरीके से, गलत तरीके से एनालिसिस को पेश किया जाता है, क्रिटिक्स की गिनती कम की जा रही है, वगैरह वगैरह। तो इसी को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई बार देखा जा रहा है कि उन्होंने पीसीआई एक्ट या आरपी एक्ट 1951 को अमेंड करने की गुजारिश की सरकार के सामने, पर उसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो अगर मीडिया की हालत सुधारनी हो या देश की हालत सुधारनी हो तो इस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। ऐसे संशोधन जरूरी हैं मीडिया के लिए जिससे मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहे, जो मीडिया हाउसेस हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन बनी रहे, या जो फंड्स हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, उनको हम स्क्रूटनाइज कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऐसे संशोधन, ऐसे रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स लेके आए, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे मीडिया में हो रही ये धांधली या इन प्रॉब्लम से कुछ निदान पाया जा सके। देखा जाए तो मीडिया की इस छवि को बेहतर बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, दुनिया की बात करें, तो यूनाइटेड किंगडम में एक कमीशन बनाया गया जिसको हम जस्टिस लेवर्सन कमीशन कहते हैं। इसका गठन 2021 में हुआ। इस कमीशन में बहुत सारी जो प्रेस के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स थी, उनमें करप्शन थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, वगैरह वगैरह, इसके ऊपर शोध किया गया। और इस शोध के बाद लगभग 2000 पेज की एक रिपोर्ट सामने रखी गई जिसमें अलग अलग रिकमेंडेशंस भी थी। इन्हीं रिकमेंडेशंस को एक लैंडमार्क माना जाता है प्रेस की इवोल्यूशन के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। इन रिकमेंडेशंस को दुनिया में बहुत सारे देशों ने स्वीकारा और उनको अप्लाई करने की कोशिश की। भारत को भी इन रिकमेंडेशंस के ऊपर शोध करना चाहिए और शोध के बाद इनको लागू करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इससे हम दुनिया भर के जो बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भारत में लागू कर सकते हैं और अपना वक्त, अपनी एनर्जी दोनों बचा सकते हैं। हाल ही में इन हाउस रेगुलेशंस नाम के एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हमारे मीडिया इंडस्ट्री में अप्लाई किया गया। इसमें अलग अलग लेवल्स पे मीडिया की स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, लिबरलिज्म रखना, सरकार के कंट्रोल से मीडिया को परे रखना, जैसी अलग अलग चीजों को बीच में शामिल किया गया। तो ये कोशिश है मीडिया को इंप्रूव करने की, पर अभी बहुत कुछ है जिससे मीडिया, जो कि एक बहुत बीमार स्थिति में चल रहा है, उसको उस बीमारी से बाहर निकालेगा। तो एज ए सिटीजन हम क्या कर सकते हैं इस चीज को सुधारने के लिए, मीडिया की स्थिति को सुधारने के लिए, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले हमें महात्मा गांधी के उन 3 बंदरों को याद करना होगा, जिसमें सोचना, देखना और सुनना सिलेक्टिव होना चाहिए। जैसे हमें हेट स्पीच सुनना बंद करेंगे, सांप्रदायिकता देखना बंद करेंगे और फेक न्यूज का प्रचार बंद करेंगे और आवाज उठाएंगे इन कमियों को रोकने के लिए। धन्यवाद।